हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लेक्चर नंबर 31 कवर करेंगे, जिसमें हम सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था हमारा प्रोसेस या फिर स्टेजेस इन रिसर्च प्रोसेस। तो उसमें हमने पढ़ी थी 7 या 8 स्टेजेस, जो आपकी कंप्लीट लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो उसमें हमने सबसे पहली स्टेज जो पढ़ी थी वो क्या थी आपकी। सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो हमारी पहली स्टेज थी वो थी आपकी आइडेंटिफिकेशन या फिर डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके अंदर हमने फैक्टर्स पढ़े थे। सेकंड था आपका लिटरेचर रिव्यू। थर्ड था आपका डेवलप ऑब्जेक्टिव्स। फोर्थ वन इज़ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। एंड जो लास्ट था आपका वो क्या था आपका, मतलब हाइपोथेसिस के बाद आप रिसर्च की डिज़ाइनिंग करते हो। डिज़ाइनिंग के अंदर आप ये डिसाइड करते हो कि आप किस टाइप का रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, कि आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, या फिर को रिलेशनल रिसर्च है। आप ये डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद आप बताओगे कि आप अपने सैम्पल को सेलेक्ट कैसे कर रहे हो, कितना सैम्पल ले रहे हो, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो, वो सारा प्लान बताओगे। और ये सैम्पलिंग के टाइम आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट था डाटा कलेक्शन। सैम्पलिंग के बाद आता है आपका डाटा कलेक्शन। फिर डाटा कलेक्शन के बाद आ गया आपका डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के बाद आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, फिर अपना रिजल्ट निकालते हो, फिर उस रिजल्ट को जनरलाइज करते हो और इंटरप्रिटेशंस निकालते हो और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो कि रिजल्ट का क्या, रिसर्च का क्या रिजल्ट आया है, इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को। तो ये सारा सिंपल सा प्रोसेस था। तो हमने जो डिटेल में किया था वो सिर्फ स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स थे। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हमारा सैम्पल सिलेक्शन या सैम्पलिंग आता है। तो उससे पहले हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सैम्पलिंग है क्या, क्योंकि सैम्पलिंग की हेल्प से ही आप डाटा को कलेक्ट करते हो। जब आपने ये डिसाइड कर दिया कि आप इस क्वेश्चनायर से या इस टेक्निक से क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, बट डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी का भी डाटा थोड़ी कलेक्ट कर दोगे। तो किन लोगों का डाटा कलेक्ट करना है वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, सैम्पलिंग से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग मैथड्स आगे आज जो हम कवर करने वाले हैं। सैम्पलिंग मैथड क्या होते हैं, सबसे पहले sampling methods in statistics. The sampling method is the act, purpose or technique of selecting the representative part of population to determine the parameter or characteristics of the whole population. Statistics में क्या होता है, या फिर आप कोई भी रिसर्च करते हो उसमें क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड यहाँ तो एक एक्ट होता है या पर्पस होता है या टेक्निक्स होती हैं। किस चीज़ की टेक्निक, ताकि हम क्या सेलेक्ट कर सकें, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को, जो हमें हेल्प करें किस चीज़ में, पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने में या फिर पढ़ने में या फिर क्या करने में, डेवलप करने में। ठीक है, कि कोई भी ऐसा मेथड या टेक्निक जब हम यूज़ करते हैं, जब हम कुछ पार्ट, पॉपुलेशन के कुछ पार्ट को क्या करते हैं, अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट करते हैं और उस पार्ट के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, और वो पार्ट वैसा होना चाहिए जो कि पूरी पॉपुलेशन को क्या कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या आ गया, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, द एक्ट पर्पस और द एक्ट पर्पस और टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग सूटेबल सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। अब ये एक एक्ट पर्पस या टेक्निक है किस चीज़ की, सूटेबल सैम्पल को फाइंड करने की या सूटेबल सैम्पल को सेलेक्ट करने की। अब सबसे पहले बात आ गई सैम्पल की क्यों ज़रूरत है। सैम्पल क्या है, सैम्पल क्या है, द सैम्पल इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु विल पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। सैम्पल क्या है, ग्रुप है इंडिविजुअल का जो कि रिसर्च में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड दूसरी आ गई आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, फिर आ गया उसके बाद मेन डिफरेंस हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या आ गया आपका कि पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल। अब सैम्पल क्या है, हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि सैम्पल सेलेक्ट करेंगे वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा या पूरी क्या आपके ग्रुप की या फिर पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब सैम्पल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है, जो पॉपुलेशन क्या है वो क्या है आपका इंटायर ग्रुप। जो आपका इंटायर ग्रुप है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं, जिसका रिजल्ट हम बताने वाले हैं या जिसका रिजल्ट हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। ये पॉपुलेशन आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बोल सकते हो, जैसे पॉपुलेशन ऑफ देहरादून, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ जम्मू, पॉपुलेशन ऑफ गोवा, कोई भी। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से हो सकती है, एज की हो सकती है, जैसे पॉपुलेशन कौन सी, 12 ईयर वाली पॉपुलेशन, 15 ईयर वाली पॉपुलेशन, इनकम इतने पे ग्रेड वाली सारी पॉपुलेशन, या फिर और भी किसी भी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप पॉपुलेशन को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयरफुली डिफाइन योर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पॉपुलेशन को बड़ी केयरफुली और बड़े मतलब अच्छे तरीके से डिफाइन करो, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है आप कौन सी पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हो, आपके रिसर्च पर्पस पे। आपके रिसर्च का पर्पस क्या है,
उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की पॉपुलेशन अपने रिसर्च में लेने वाले हो। पहले पॉपुलेशन आएगी, उसमें से हम सैंपल निकालेंगे, सैंपल को हम पॉपुलेशन में से कैसे अलग कर रहे हैं उसको हम सैम्पलिंग मेथड बोलते हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो। फिर आ गया उसके बाद, अब पॉपुलेशन हमने पढ़ ली कि जो होल ग्रुप आ गया वो पॉपुलेशन। सेकेंड आ गया आपका सैंपल। सैंपल इज़ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट यू विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम, जिनसे आप डाटा कलेक्ट करोगे उसको हम सैंपल बोलेंगे। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया, ये जो आ गई आपकी क्या इंटायर ग्रुप जो आ गया, ये पूरी आ गई आपकी टारगेट पॉपुलेशन। सैंपल क्या आ गया, इसमें से कुछ लोग जो आपने क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, बट ये जो कुछ लोग हैं ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब देखो जैसे रंग बिरंगे, एक रेड आ गया, वाइट आ गया, पर्पल आ गए, ब्लैक आ गए, येलो आ गए। अब जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें हर एक, अब जैसे लगा देते हैं हम इसमें कि अब हम किसी स्कूल का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो अब हमने लगा लिया कि ये जो क्या है, रेड है ये मैथ्स वाले हैं, वाइट आपके कॉमर्स के आगे, ब्लैक आपके साइकोलॉजी के आगे, येलो आपके कंप्यूटर साइंस के आगे। तो अगर हम स्कूल पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो अब जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हर एक स्ट्रीम का बच्चा होना चाहिए। तो देखो रेड भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, येलो भी है, ठीक है। तो सैंपल क्या होता है, सैंपल वो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मेरे को लगता है आपको समझ आ जानी चाहिए, और समझ आ भी गया होगा कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है, होल ग्रुप है, और उसमें से जो हम इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, सैंपल है, ठीक है। फिर आ गया सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या आ गया अब आपका, सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल विच ए सैंपल हैज़ बीन ड्रॉन। सैम्पलिंग फ्रेम आ गया कि ये लास्ट में हमारी फाइनल लिस्ट आ गई जिसमें से हम उन सैंपल को निकाल रहे हैं। मतलब वो जैसे सैम्पलिंग फ्रेम क्या आ गया था ऊपर, ये मैंने आपको दिखाया, जैसे लगा लो कि ये सैम्पलिंग फ्रेम है, ये पूरा स्कूल है, और ये लिस्ट ऑफ सैंपल जो हमने लास्ट में डिसाइड की, ये क्या आ गया, हमारा सैंपल आ गया इसमें से। फिर आ गया सैम्पलिंग साइज, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल यू शुड इंक्लूड इन योर सैंपल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द साइज, वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड योर रिसर्च डिज़ाइन। अब सैम्पलिंग साइज़ किस पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, क्या फैक्टर्स हम रिसर्च में लेना चाहते हैं, कितने ग्रुप में हम करना चाहते हैं। तो ये सारा रिसर्चर पे या फिर रिसर्च की कैपेसिटी पे या फिर रिसर्च की नीड पे डिपेंड करता है कि हम कितना सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी से सैंपल सेलेक्ट नहीं करते कि चलो मेरा मन कर रहा है मैं 60 का ले लेती हूँ, मैं 90 का सैंपल ले लेती हूँ, 100 का ले लेती हूँ, 500 का ले। इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है, उससे हम सैंपल का साइज निकालते हैं, ठीक है। अब आगे मेन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में आ गया आपके सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरा क्या आ गया आपका, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो हम टाइप पढ़ेंगे वो आ गया आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं किसके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। नॉन प्रोबेबिलिटी के आगे आपके कन्वीनियंस, कॉन्जिक्यूटिव, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये क्या आ गए, 4 या 5 टाइप्स आ गई नॉन प्रोबेबिलिटी की, और 4 टाइप्स आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी की। अब सबसे पहली बात होती है कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है क्या। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है जो, इसका मतलब है कि मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, कि हर एक मेंबर जो पॉपुलेशन, जैसे मैंने ऊपर आपको ग्रुप बताया, उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे आपके, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनके पास इक्वल चांस है कि वो क्या बन सके, सैंपल का पार्ट बन सके, ठीक है। यानी कि इसमें से मैं किसी को भी उठा सकती हूँ, सबके पास इक्वल चांस है, सबके पास इतनी सबके सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं कि मैं उनको पिक कर सकूँ, ठीक है। उसमें कोई वैसा वाला वो नहीं मैं शो करूँगी कि इसको मैं नहीं ले रही, इसको मैं नहीं ले रही। सबके पास इक्वल चांस है कि मैं उनको क्या कर सकूँ, अपनी रिसर्च का पार्ट बना सकूँ, सैंपल बना सकूँ। इट इज़ मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ज़्यादातर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। इन्वॉल्व रैंडम सेलेक्शन, और इसमें क्या होता है, रैंडम सेलेक्शन होती है। अलोइंग यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस अबाउट दी होल पॉपुलेशन, और इससे क्या होता है कि हम अपना जो पॉपुलेशन या फिर जिस पे भी रिसर्च कर रहे हैं उस पर हम स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन दे सकते हैं अपना, जिसको कि हम और ज़्यादा एरिया पे जनरलाइज भी कर सकें, ठीक है। अगर आप क्वान्टिटेटिव रिसर्च यूज़ करोगे, रैंडम सेलेक्शन का यूज़ करोगे, तो आप रिसर्च को जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या आ गया आपके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। देखो सिंपल रैंडम में क्या आ गया आपका, ये मैंने आपको दिखाई है। सिंपल रैंडम कुछ इस तरीके की है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है कि उसको सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है कि मैं इसको उठा लूँ, हो सकता है ये ले लूँ, ये ले लूँ। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना कि बाउल में बहुत सारे नाम है, किसी के भी चांस है कि कोई भी किसी की भी लॉटरी लग सकती है, तो वह सिंपल रैंडम आपका लॉटरी सिस्टम है एक हिसाब से। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि हम थोड़ा कैसे करके चलते हैं कि थोड़ा मतलब पहले से
नंबर एक हिसाब से हम सिस्टमैटिक करते हैं, हम रैंडम सिलेक्शन ही है, बट हम क्या करते हैं जैसे कि इक्वल इंटरवल्स पे उठा रहे हैं कि हर दूसरे के बाद हम तीसरे इंडिविजुअल को उठा लेंगे। जैसे कि हम कोई सेमिनार कर रहे हैं, हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं बोल दूँ जो फर्स्ट रो है इसमें से या सेकेंड रो में से हर थर्ड बच्चे को उठा लो, वो हमारा सैंपल होगा। या फिर जैसे बहुत सारे रूम्स हैं, कोई 50 रूम है एक बिल्डिंग में, ठीक है, तो मैं बोलूँ हर मतलब थर्ड बिल्डिंग में से थर्ड बिल्डिंग के बच्चे को हम अपना सैंपल बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिकली इक्वल इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किसमें, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपका। फिर आ गई स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, तो इसको पढ़ के मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आ गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन ए सिंपल रैंडम सैम्पल एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सिंपल रैंडम में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है कि वो एज ए सैम्पल सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, जैसे लॉटरी सिस्टम मैंने आपको बताया। दूसरा आ गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज़ यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट, बट ये उससे थोड़ी ईजी होती है कंडक्ट करना। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड इन ए नंबर बट इंस्टेड ऑफ रैंडम जनरेशन नंबर इंडिविजुअल आर चूज एट रेगुलर इंटरवल। बट इंडिविजुअल कैसे चूज होते हैं यहाँ पे, रेगुलर इंटरवल के हिसाब से, ठीक है। फिर आ गई आपकी थर्ड सैम्पलिंग, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है आपकी, वो आ गई आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि होमोजीनियस सब ग्रुप किस में होते हैं और हीट्रोजीनियस सब ग्रुप किस में होते हैं। तो जो होमोजीनियस सब ग्रुप होते हैं आपके स्ट्रैटिफाइड में होते हैं, और जो आपके हीट्रोजीनियस सब ग्रुप होते हैं वो किस में होते हैं, आपके क्लस्टर में होते हैं। दो टाइप की है, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस ग्रुप बिफोर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इट अलो यू टू ड्रॉ मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाय एंश्योरिंग दैट एवरी ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन दी सैम्पल, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये एग्जाम्पल में आ जाते हैं हम सीधा, जैसे कि ये आ गया आपका पॉपुलेशन, ये आ गई सारी पॉपुलेशन, इसमें से आपने बना लिए स्ट्रेटास। स्ट्रेटास में हम क्या करते हैं, सेम वालों को, होमो मीन्स सेम, हीट्रो मीन्स अलग अलग, होमोजीनियस यानी कि सेम जो पॉपुलेशन है उनको हमने अलग कर दिया, एक ये स्ट्रेटा बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो हमने इस पॉपुलेशन में से अलग अलग स्ट्रेटा बना दिए, बट उन स्ट्रेटास में क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, सेम क्या है, सेम करैक्टरिस्टिक्स वाली है, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेटा करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। उन स्ट्रेटाज में से हम अपनी पॉपुलेशन को, सैंपल को क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये आ गया रैंडमली, अब मैंने कोई ये उठा लिया, ये कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो इसमें से मैंने कोई 4 उठा लिए। फिर ये इतने बड़े एक जैसे ये वाले आ गए नेक्स्ट स्ट्रेटा, इसमें से मैंने कोई 4 ले लिए। फिर इसमें से मैंने अपनी मर्जी के कोई 4, इसमें से कोई अपनी मर्जी के 4, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड में सिंपल होता क्या, पॉपुलेशन में से जो हीट्रोजीनियस रंग बिरंगी पॉपुलेशन है उसमें से हम होमोजीनियस सब ग्रुप में पॉपुलेशन को कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये देखो सेम वाले आगे सारे है ना, इधर सारे सेम कलर वाले, इनको हमने बना लिया अलग अलग स्ट्रेटा। अब इन स्ट्रेटा में हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। तो इसमें कितने आगे, 3 स्टेप आ गए, पॉपुलेशन में से स्ट्रेटा में से रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सैंपल है, ठीक है। अब आ गई क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो डिवाइडेड दी पॉपुलेशन इंटू सब ग्रुप। इसमें भी क्या होता है, ये भी हमारी पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड करती है, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स टू दी होल सैंपल। अब ये जो सब ग्रुप है, अब उसमें क्या था कि उसमें हमने जो बनाया था इनका क्या था, सेम क्या होनी चाहिए थी करैक्टरिस्टिक्स, फिर हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे थे। बट इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हमने क्या किया ना, मेन डिफरेंस था कि हमें कोई 4 चाहिए थे, हर एक में से 4 चाहिए थे। तो हमने इसमें से कोई 4 उठा लिए, कोई 4, ठीक है। ये आगे लास्ट में हमारे पास कितना, 16 का सैंपल। अब इधर हम क्या करते हैं ना, क्लस्टर में हम सब ग्रुप बनाते हैं और सब ग्रुप के सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, यानी कि जो इस ग्रुप में लोग हैं उनके सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं, इस वाले के सेम है, इस वाले के सेम है, इन पूरे ग्रुप के सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सिमिलर करैक्टर। इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप यू रैंडमली सेलेक्ट इंटायर। अब स्ट्रैटिफाइड में हम सिंगल इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रहे थे, बट क्लस्टर में हम पूरे ग्रुप को उठा लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास सेम करैक्टरिस्टिक्स वाले सब ग्रुप बने हैं, छोटे छोटे क्लस्टर बने हैं, इसमें से हमने कोई 4 क्लस्टर उठा लिए, 1 2 3 4। अगर मैंने ये 4 क्लस्टर उठाए तो मैं इसमें से एक इंडिविजुअल निकाल रही हूँ, पूरा क्लस्टर ही उठा रही हूँ, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है किसमें, क्लस्टर और आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में। स्ट्रैटिफाइड में आप क्या करते हो कि इंडिविजुअल को उठा रहे हो, और क्लस्टर में आप पूरे सब ग्रुप को ही
उठा रहे हो अपनी सैम्पलिंग के लिए। जैसे ये आ गया, देखो क्लस्टर सैम्पलिंग का ये दिया मैंने, जैसे कि इनमें ये जो 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर, अब ये जो अलग अलग क्लस्टर हैं, हर एक क्लस्टर की, हर एक सब ग्रुप की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, ये सेम वाले, सेम वाले। अगर मुझे कोई 2 क्लस्टर चाहिए, मैं रैंडमली कोई 2 पिक कर लूँगी, पहला दूसरा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम में क्या डिफरेंस है? सिंपल रैंडम में हम किसी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारा वो बन सकता है, ये, बट स्ट्रैटिफाइड में हम सिस्टमेटिकली उठा रहे हैं, 2 के बाद, फिर 1 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, ऐसे करके, ठीक है। हमने कोई फार्मूला रखा है जिस हिसाब से हम अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन, अपने सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। अब आगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है? इन्वॉल्व नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया अलोइंग यू टू इजीली कलेक्ट डाटा। अब नॉन रैंडम में क्या होता है कि ये कन्वीनियंस के हिसाब से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और जहाँ से कि हमें डाटा इजीली अवेलेबल हो जाए। अब इसके भी हम कुछ 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या आ गया आपका? कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि पहले से कोटा फिक्स होता है कि हम जैसे कि अगर देहरादून में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जो दून यूनिवर्सिटी है वहाँ से हमें कितने 2% पॉपुलेशन चाहिए, या फिर उसके बाद जो आपकी ग्राफिक इरा है वहाँ से हमें 5% पॉपुलेशन चाहिए या सैम्पल चाहिए। तो ये जो परसेंटेज है ये पहले से प्री फिक्स है और उसके बेस से फिर हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। द पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप एंड देन ईच ग्रुप इज़ लोकेटेड ए कोटा ऑफ द सेम प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल मैं कोटा की आपको यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि ये आ गया कोटा सैम्पलिंग में, देखो अब क्या है, ये 2 ग्रुप हैं। अब पहले से डिसाइड है कि कौन से ग्रुप में कितना परसेंट चाहिए हमें पॉपुलेशन, तो ये आ गया आपका कोटा, यानी कि पहले से प्री फिक्स है चीज़ें। स्नोबॉल सैम्पलिंग आ गई, सैम्पल टू सैम्पल सैम्पलिंग बोलते हैं इसको, चेन रेफर्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मज़े की चीज़ क्या है कि देखो जैसे ये रिसर्चर है तो इसको जिस चीज़ के रिलेटेड डाटा चाहिए, अब सपोज कर लेते हैं इसको डाटा चाहिए क्या कैंसर पेशेंट्स का, अगर इसको डाटा चाहिए, ठीक है। तो इसको सिर्फ क्या है, ये जाएगा डॉक्टर के पास, ये मतलब अगर ये जाएगा एक इंडिविजुअल के पास, इसको भी कैंसर है, इसको पता है, और इसको भी कैंसर है, ये 2 के पास गया डाटा लेने। फिर अब ये क्या करेगा कि यार मुझे और भी डाटा चाहिए, तो मेरा मतलब और डाटा कहीं से फिल करवा दो, या फिर ये क्या करेगा कि ये किसी डॉक्टर के पास जाएगा। अगर ये रिसर्चर है, ये डॉक्टर के पास जाएगा जो कि कैंसर पेशेंट्स को चेक करता है, ये बोलेगा कि मेरे को ऐसे ऐसे पेशेंट्स का वो चाहिए, डाटा चाहिए, तो मुझे कलेक्ट करवा दो। तो ये जो आपका डॉक्टर है ये आगे 3 लोगों को जानता है जिनको कैंसर है, इसने इनसे किया, बट इसने फिर इनको बोल दिया कि यार अगर आगे आपको और भी पता है तो आप क्या करो, मेरा वहाँ से डाटा कलेक्ट करो। तो ये और 3 को जानते होंगे, तो ऐसे करके चेन लंबी होती जाएगी। तो हम इसको क्या बोलते हैं? सैम्पल टू सैम्पल सैम्पलिंग भी बोलते हैं और चेन रेफर्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं, इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग को। थर्ड आ गया डायमेंशनल सैम्पलिंग। दी रिसर्चर स्पेसिफाई ऑल डायमेंशन ऑफ वेरिएबल्स एंड देन चूज द सैम्पल इन सच ए वे दैट ऑल द डायमेंशन आर रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी रिसर्च के डायमेंशन फिक्स करेंगे कि ये 4 डायमेंशन हमारे रिसर्च के हैं। फिर हम उस तरीके से सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे कि जो डायमेंशन एक सैम्पल में पहले से प्रेजेंट हो, हमें पता है कि ये इंडिविजुअल है, इसमें ये 4 डायमेंशन प्रेजेंट है, तो हमने क्या कर दिया? उसको इन कर दिया। फिर आ गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में क्या होता है? जो ईजिली अवेलेबल होती है हम उसको कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे कि कन्वीनियंस और पर्पसिव कभी कभी सेम लगती है। कन्वीनियंस क्या आ गया कि जैसे मुझे ये वाले, मेरे को कोई डाटा कलेक्ट करना है, बट मुझे ये लोग पास पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये 3-4 स्कूल हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं और मेरे को एडोलसेंस का डाटा कलेक्ट करना है। मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो पास वाले स्कूल हैं वो सिलेक्ट कर दिए। बट पर्पसिव क्या हो गया? अब कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, बट क्या वो मेरी रिसर्च का पर्पस फुलफिल करेंगे? जैसे कि अगर मेरे को एडोलसेंस का सैम्पल कलेक्ट करना है और मेरे को 16 to 18 ईयर के स्टूडेंट चाहिए, तो मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से ये जो पास के स्कूल है, मैं यहाँ जाऊँ, मैं उन बच्चों का डाटा कलेक्ट कर दूँ। पर्पसिव ये आ गया कि अब हो सकता है कि वो डाटा मुझे बिना स्कूल के कहीं और मिल रहा हो, मुझे कॉलेज में ही 16 to 18 वाले बच्चे मिल जाएँ, तो मैं अपने पर्पस के हिसाब से वहाँ से ही डाटा कलेक्ट कर दूँगी। कन्वीनियंस जो इजीली अवेलेबल हो, और पर्पसिव जो हमारे काम की चीज़ें मिल रही हैं इन कर रहे हैं, बाकी चीज़ को हम आउट कर रहे हैं। तो ये थे आपके सैम्पलिंग मेथड्स या टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट करेंगे वो हम आ जाएंगे शायद से स्टैट या फिर स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, एनपीसी कर्व, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, फिर आपके आ गया फैक्टर एनालिसिस, कोरिलेशनल रिसर्च या एनालिसिस, उन सबको कवर करेंगे। एनकोवा, मैनकोवा, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। लेक्चर नंबर 31 है और लेक्चर 37 तक आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर के जो फॉर्मूले, जेड स्कूल के फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें मैं करवा दूँगी, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। और हाँ, टेलीग्राम जो पहले वाला लिंक था वो चेंज हो गया, अब नया वाला ग्रुप बन गया, तो जो मैं अभी मतलब डिस्क्रिप्शन में डालूँगी टेलीग्राम का लिंक, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नोट्स के लिए। थैंक यू।